नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में हमने वादा किया था कि आज कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपसे छिपा करके रखी गई हैं, वो हम खोल के लाएंगे, आपको दिखाएंगे। आप सभी जो दर्शक हमारे हैं, इसमें से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो योगासन करते होंगे। योगासन आजकल धीरे-धीरे भारतीयों के जीवन का एक हिस्सा हो गया और इसमें बड़ा योगदान लोग कहते हैं कि रामदेव का है। पहले बाबा रामदेव कहते थे लोग, फिर लाला रामदेव कहने लगे। रामदेव के आपने कई आसन सीखे होंगे, कपालभाति और क्या अनुलोम विलोम जो भी हो, पर्यायवाची अनुलोम विलोम जो जो सीखा सब सीखा। खैर हमको उतना आता नहीं योगा से। एक योगा मैं आज बता रहा हूं रामदेव का, जो उन्होंने किसी को नहीं सिखाया था और हम हिमालय से तलाश करके रामदेव की इस खोज को लाए हैं। हिमालय की तलहटी से जहां से वो जड़ी बूटियां तलाशते हैं, वहीं पर इन्होंने ये योगासन वहीं पर आविष्कार किया है, लेकिन बताया किसी को नहीं। यहीं पर लोग बड़े-बड़े बाबा भी कहता हूँ मैं स्वार्थी हो जाते हैं। ये वाला आसन किसी को नहीं बताया। ये आसन अगर आप सीख गए, तो आप अपनी सेहत छोड़ दीजिए, आपके 7 पुश्तों की सेहत दुरुस्त रहेगी। कोई कपालभाति, अनुलोम-विलोम कुछ नहीं करना है। 7 पुश्तों की सेहत दुरुस्त हो जाएगी सिर्फ एक आसन से और इसीलिए ये वाला आसन जो है रामदेव जी बता नहीं रहे हैं और बाबा रामदेव बता ही नहीं रहे हैं किसी को। लेकिन हम ले आए हैं उसको, खोज करके हिमालय की तलहटी से लाए। दरअसल ये रामदेव का टेंडर योगासन है। यही सीखना है, टेंडर योगासन। साह के टेंडरासन। हाँ, टेंडरासन। हाँ, टेंडरासन भी कह सकते हैं, उसको टेंडरासन भी कह सकते हैं, एकदम एग्ज़ैक्टली टेंडरासन। तो ये जो है इसमें कैसे हुआ है पूरा खेल, जो आयुर्वेद की चमत्कारी दवाओं में सबसे बड़ा योगदान आचार्य जी का है, आचार्य बालकृष्ण, ये रामदेव के फेस हैं वो हर जगह। शाह के जो मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी, उनके सामने, उन्हीं के नाक के नीचे कहें या उनके आँख के सामने कहें, ये अरबों का खेल हुआ है और हिमालय जो है ना, उसी हिमालय में हुआ है। ये विस्फोटक खुलासा इस देश में किसी ने नहीं किया। एक समूह जिसका हम अक्सर चर्चा करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस। उसने इस पूरे मामले की पड़ताल की और पूरी रिपोर्ट छापी है। लेकिन वो रिपोर्ट छपी और चली गई, कल को उसमें चटनी रख के लोग भुजा खा लेंगे, खत्म हो जाएगी। ये बात रामदेव को पता है और मुख्यमंत्री को पता है, शाह को पता, सबको पता है, कोई चलाएगा है नहीं जब तक साउथ ब्लॉक से आदेश नहीं आता। तो ले आइए भाव को, आवाज पीछे से आ गई थी टेंडर आसन में, अब साक्षात दर्शन कराइए, स्वागत है। अब जरा इसको पूरा खोला जाए इस मामले को। तो मैं हेडलाइन आशीष तो जी, दिखा देता हूँ। हाँ, हेडलाइन दिखा पहले दीजिए आप हेडलाइन देख पहले। लेता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा है। रामदेव एडिप बालकृष्ण गेट्स शोपीस उत्तराखंड टूरिज्म प्रोजेक्ट फॉर व्हिच 3 फर्म्स बिड, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय बालकृष्ण। इसका मोटा-मोटा इतना समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उत्तराखंड टूरिज्म का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में टेंडर हुआ और 3 फर्म आई टेंडर में और तीनों का कंट्रोल बालकृष्ण के पास था। अब बताइए, एक कहावत हमने सुनी है और आपको सुना देता हूं, अंधा बांटे रेवड़ी घरे घराना खाए। उसको अलग जगहों पर, कुछ जगहों पर जो बोला जाता है वो भी बता दूं, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। इसका अर्थ होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास कोई वस्तु या अधिकार होना जिसका पूरा लाभ वो अपने लिए लेता है या अपने रिश्तेदारों परिवारों में बांट देता है। तो वही काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। उसके पास जो अधिकार और जो धन है वो बस अपनों में बंट रहा है, क्योंकि रामदेव तो अपने हैं, आज से थोड़ो हैं, तब से हैं। जब वो वाला वस्त्र पहन के दिल्ली से भागे थे तब से हैं अपने, वो वाला वस्त्र याद होगा ना, तो तब से हैं अपने। अब और थोड़ा हिंदी में भी देख लीजिए, उत्तराखंड में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने ठेके में किया अरबों का घोटाला, इंडियन एक्सप्रेस का बड़ा घोटाला। अब वो मैं दिखा दूं जरा खाली, और बाकी तो जो डाटा है वो बाद में दिखाएंगे जब भाव बताएंगे। ये देखिए जो आपको दिख रहा है ना, कुदरत का नायाब नमूना, 143 एकड़
143 एकड़ जमीन पे चलने के लिए पैदल तो बहुत मुश्किल होगा, मोटरसाइकिल पे कमर दुखेगी, कार और में अगर राउंड मारे तो पूरा एक बार देख पाओगे। 143 एकड़ जमीन, 1 करोड़ रुपया उसका खाली जो है किराया है और रामदेव को सौंप दिया गया है। पूरा किस्सा समझिए ना कैसे कंपनियों खेल होता है। थोड़ा-सा मैं दर्शकों से कह दूँ तकनीकी मामला है, अक्सर इसमें बोरियत होती होगी, हमें भी होती है जब ये खबरें पढ़ना पड़ता है आप तक लाने के लिए। तो लेकिन इससे महत्वपूर्ण नहीं है। यही वो चीज़ें हैं जो 11 साल में जो अर्जित उपलब्धियाँ हैं ना मोदी जी, ये यही सब है। तो इनको आप नहीं जानेंगे तो आप मोदी जी को पहचान ही नहीं पाएँगे, कभी नहीं पहचान पाएँगे। तो इसलिए इनको जानना ज़रूरी है, गंभीर है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ समझिए। भाऊ, ज़रा बताइए इस योगासन के बारे में, टेंडरासन? टेंडर आसन बिल्कुल बता दूंगा और प्रयास करूंगा कि आम आदमी की भाषा में हो ताकि इसके जो जटिल जो कॉर्पोरेट शब्दावली है उसको मैं अवॉइड करूं। सबसे हुँ, पहले ये टेंडर गया किस बात का? एक जॉर्ज एवरेस्ट करके बहुत सम्मानजनक व्यक्ति रहे, बहुत बड़े आदमी रहे, अंग्रेजों के हाँ, ज़माने से। हुँ, 1832 में हाँ, 1832 में मसूरी के पास करीब-करीब 174-75 एकड़ में उन्होंने एक बहुत बढ़िया जगह बनाई। हुँ, अब तब उन्होंने जो जगह बनाई उसके बाद सरकार ने उसको जो स्टेट थी वो उनकी स्टेट थी। फिर देश आज़ाद हो गया, उत्तराखंड के पास वो आ गया मतलब यूपी में आया होगा, फिर उत्तराखंड बना, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी हो गया। तो फिर आगे बढ़ के उसी स्टेट में जो 1832 में बनाई गई थी, उसमें 2019 और 22 के बीच एशियन डेवलपमेंट बैंक से करीब-करीब 23 करोड़ 50 लाख का कर्जा लेके, मैं आपको 19-22 का एरिया बता रहा हूँ। हुँ, कर्जा लेके सरकार ने वहाँ पे 2 म्यूज़ियम बनाए, 5 हट्स बनाई, बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया, वो हिमालय देखने की सुविधा बनाई और बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनी हैं। अब ये सरकार चला रही थी इसको। एकाएक सरकार को लगा कि जो मसूरी को लग के ये जो पार्क है, इसमें साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए हुँ, और इसमें 2022 में एक निविदा जारी की। अब 3 कंपनियों ने इसमें बोली लगाई और ये तीनों कंपनियां बालकृष्ण की है। बोली कैसी लगी ये 3 कंपनियां बालकृष्ण की कैसी है, ओरिजिनल कंपनी कौन-सी है, ये सारा मैं डिटेल बता दूँगा आपको। सरकार ने सफल बोली लगाने वालों को अरबों रुपए का ये 142 एकड़ का पूरा पार्क जिसमें बड़े डेवलप्ड रास्ते हैं, एक हेलीपैड है, 5 झोपड़ियाँ हैं, एक कैफ़े है, 2 संग्रहालय है, एक वेधशाला है। इस सब को उन्होंने 1 करोड़ रुपए साल के लीज़ पे दिया। हुँ, अब ये तीनों कंपनियां कौन जिन्होंने अप्लाई किया? हुँ, इन तीनों कंपनियों में जो मुख्य एक किरदार दिखाई देता है तीनों कंपनियों में एक, वो हुँ, है आचार्य बालकृष्ण। आचार्य बालकृष्ण कौन है? वो करीब-करीब 6000 करोड़ रुपए का जो पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड की जो कंपनी है, इस कंपनी के संस्थापक है। रामदेव के साथ रामदेव के मित्र है, रामदेव के पार्टनर है, रामदेव के सखा है। और जो आप कह रहे थे कि रामदेव ने ये आसन किसी को नहीं सिखाया, ये आसन सिर्फ बालकृष्ण को सिखाया उन्होंने। जो बालकृष्ण ने इस आसन का उपयोग करके ये कैसा हुआ होगा, कैसा होता है टेंडरिंग, ये भी मैं बताऊँगा। उसके पहले ये जो 3 कंपनियाँ थी, उसमें से 2 कंपनियाँ जो है, उसमें 99% हाँ, मालकियत बालकृष्ण की है। एक है प्रकृति ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है भारुआ एग्रो साइंस प्राइवेट लिमिटेड। हुँ, इन 2 कंपनियाँ तो बालकृष्ण की ही है, 99% मतलब और 1% तो भगवान का छोड़ा होगा। तीसरी हुँ, कंपनी है राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। इसको ये ठेका मिला। लेकिन जब वो बोली लगा रहे थे उस चरण में राजस एयरस्पोर्ट्स में उनकी जो शेयर होल्डिंग थी, उनकी जो मालकियत थी, वो 25% की थी, 4 आने की। हुँ, हुँ, टेंडर मिलने के कुछ महीनों में
ये बढ़ के 70% के आसपास हो गई। हम्म, वैसा देखा जाए आशीष, हम्म, तो 1% भी किसी कंपनी में आपका शेयर होल्डिंग है, 1%, हम्म, तो भी ये कर्टल माना जाता है कि तीनों ने मिलकर सरकार को मूर्ख बनाया। हम्म, और मूर्ख क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये जो राजेश पोर्ट्स है, इसने तो 1 करोड़ रुपए रखा कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे सालाना। जो भरुआ कंपनी है उसने 65 लाख की बोली लगाई और प्रकृति ने 51 लाख की। तो जब देखेगा कोई टेंडर, बोलेगा क्या यार, कोई 65 बोल रहा है, कोई 51 बोल रहा है, सरकार ने तो 1 करोड़ का दिया। लेकिन इन तीनों कंपनियां एक ही मालिक की। अब ये जो राजस वाली जो कंपनी है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसको ठेका मिला, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है मैं आपको बता रहा हूं। जो मैंने उनको बोला 70% के आसपास है, वो आती है 69.43%। अब इसमें बालकृष्ण के खुद के डायरेक्ट ओन्ड बाय हिम, खुद की मालकियत के 18.75% शेयर है। दूसरी है प्राकृतिक ऑर्गेनिक इंडिया 9.39, फिर है भरुआ एग्रो सर्विसेज 8.04%, फिर भरुआ एग्रो सर्विसेज 8.4% दूसरी बार लिया, भरुआ सॉल्यूशंस का 8%, फिट इंडिया ऑर्गेनिक का 9.17% और पतंजलि रिवॉल्यूशन 8.04%। ये सारी कंपनियां जो नीचे मैंने नाम ली, प्राकृतिक हो गया, भरुआ सॉल्यूशंस हो गया, फिट इंडिया हो गया, पतंजलि हो गया, ये कंपनियां सब बालकृष्ण की है, तो इसकी शेयर होल्डिंग भी बालकृष्ण की मानी जाएगी। तो 18.75 उनकी और बाकी लोगों की जोड़ के ये 69%, 69.43%, करीब करीब 70% के आसपास हो गई। मतलब ये कंपनी राजेश भी उन्हीं की हो गई। अब इसमें बाकी कौन शेयर होल्डर है? एक है सोम सुवेदी 5.58%, एक है मयंक सैनी 4.31% और एक है मनीष सैनी 20.68%। ओरिजिनली ये राजस जो कंपनी है, राजस एरोस्पेस एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को शुरुआत की थी इस सैनी भाइयों ने ओरिजिनली। उसके बाद टेंडरिंग के करने के पहले उन्होंने बोला होगा कि भाई मैं शेयर होल्डर लेना चाहता हूं, कल तुमको काम दिया और कैसा हो गया। तो ये काम करने वाली कंपनी थी राजस एरोस्पेस एंड एडवेंचरस प्राइवेट लिमिटेड। होता क्या है मैं आप दर्शकों को बताता हूं। यदि आपका जुगाड़ है सरकार में, और रामदेव बाबा तो जुगाड़ का दूसरा नाम है, वो छोड़ दीजिए, दो चीजें होती है जीवन में इंसान की। अशोक वानखड़े पत्रकार अच्छा आप मान सकते हो, ये जरूरी नहीं अशोक वानखड़े फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी हो। कल अशोक वानखड़े फुटबॉल का मैदान में 4 किलोमीटर दौड़ नहीं पाए 100 किलोमीटर का वजन लेके, और आप कहोगे कि नहीं नहीं अच्छे पत्रकार है, वो अशोक वानखड़े को बुरा खिलाड़ी नहीं बोल सकते, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। रामदेव बाबा योग सीख रहे होंगे। रामदेव बाबा एक अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर है, योग शिक्षक है। लेकिन रामदेव बाबा यदि बिजनेसमैन में आता है तो फिर वो बाबा रामदेव से लाला रामदेव हो जाता है, और लाला रामदेव से अब ये फ्रॉड रामदेव हो गया। यदि पतंजलि से रामदेव जी की, देखिए बार बार वो कहते हैं कि मेरा पतंजलि से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पतंजलि किसकी वजह से है ये सब जानते हैं। पतंजलि क्या है ये सब जानते हैं। तो यदि रामदेव जी एक टेंडर हाईजैक करते हैं, इसको हाईजैकिंग रिगिंग बोलते, टेंडर बोलते हैं आशीष। टेंडर निकलता है, मेरी एक कंपनी, आपकी एक कंपनी, फिर मेरी ही 3 कंपनियां उसमें बिड करती है। जिसको 1 करोड़ रुपए देना होता है उसके नीचे बाकी देती है, तो 1 करोड़ वाले को मिल जाता है। वहां 2 करोड़ देने वाली कंपनी आने नहीं देते, उसको टेक्निकल में फेल कर देते, उसमें 10 चीजों में फेल कर देते। टेंडर ऐसा डिजाइन करते कि कोई तीसरी कंपनी नहीं आ सकती। ये खेल कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत पुराने हैं। जो लोग टेंडरिंग का काम करते हैं उनको ये कोई नई बात नहीं होगी। तो सबसे पहले वायलेशन है कि एक ही आदमी की 3 कंपनियां टेंडर डालती है, इसका मतलब टेंडर रीग हुआ है। ये टेंडर तुरंत कैंसिल होना चाहिए। कोई भी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर एक दूसरे के कंपनी भी हो तो भी वो रीग माना जाता है। कॉर्पोरेट लॉज है, लेकिन नहीं किया उन्होंने, बताया नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब इन्होंने दिया 1 करोड़ रुपए का,
उन्होंने कहा कि भाई हमको ये चलाना किसी को देना था, तो चलाने के लिए दिया। अब जब चलाने के लिए दिया तो उसमें रामदेव बाबा ने क्या किया, क्योंकि रामदेव बाबा वैसे बहुत कॉस्टली आदमी है, बहुत करोड़पति अब्जोपति ही रामदेव का योगा वोगा शिविर भी भेज सकते हैं, क्योंकि वो अभी जेट फ्लाइंग बाबा हो गए, सामान्य इंसान के बाबा नहीं रहे। वो पतंजलि का नाम लेते हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि पतंजलि योग पीठ का वो अपमान भी करते हैं जब अपने आप को पतंजलि से जोड़ते हैं तो, क्योंकि पतंजलि जन सेवा के लिए था, ये जन शोषण करते हैं। अब बताइए वहां पे जो पार्क इनके हाथ में आया, तो इसके बाद पार्क में किया क्या? जब मैं कुछ रेट पढ़ूंगा तो आपके अडानी के एयरपोर्ट याद आएंगे आपको। ठीक है, 4 घंटे का पार्किंग टू व्हीलर के लिए 100 रुपए, 4 व्हीलर के लिए, कार के लिए 200 रुपए। फिर उसके बाद पूरा बैरियर, पूरा स्टेट को घेर रखा है चारों तरफ से, वो किया, बैरियर कर दिया। अब यदि आपको पार्किंग से अंदर जाना है म्यूजियम तक, तो 4 घंटे के लिए 1,000 रुपए में गाड़ी मिलती है, उसी गाड़ी से जाना पड़ता है, दूसरी की गाड़ी, आपकी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। ये फोटो देखा होगा आपने, ये दीवारें खड़ी है, बाहर पार्किंग की गाड़ियां खड़ी है, अंदर जो गाड़ियां दिख रही है आपको, ये इसी रिसोर्ट की गाड़ी है। यदि आप पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करिए, उसके बाद इसके अंदर जाने के लिए आपको 1,000 रुपए 4 घंटे के लिए लेना पड़ेगा। वो गाड़ी वो 4 घंटे आपको अंदर घुमाएगा, और यदि आपने 4 घंटे से ज्यादा समय लिया तो 200 रुपए जो है वो पर आवर एक्स्ट्रा है। एंट्री फी जो है वो भी कोई कम ज्यादा नहीं है, एंट्री फी भी दबा के है। तो 1 मिनट, एंट्री फी का भी बता देता हूं मैं आपको, ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि ये लाला रामदेव और इनकी कंपनियां। ठीक है, बच्चों 12 साल के लिए 100 रुपए है, 12 साल के बच्चे तक 100 रुपए है। 12 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, जनरली बच्चे फ्री होते हैं। और 12 साल के ऊपर 12 साल के ऊपर 200 रुपए है एंट्री फी। एयर सफारी जो है वो रुपए 5,000 है, 5 से 7 मिनट राइड इन हेलीकॉप्टर। वहां अंदर एक हेलीपैड है, वो आपको 5 से 7 मिनट घुमा के लाएगा, 5 मिनट ऊपर से घुमा के लाएगा, उसके 5,000 लेगा। 5 मिनट का 5,000? हाँ, 5,000। और 7,999 10 से 12 मिनट के लिए। हिमालय एक्सपेडिशन 50 से 60 मिनट के लिए 30,990 रुपए। और 1,84,000 यदि आप अपने परिवार के साथ अकेले में, मतलब पूरा परिवार ही हायर करने, चार्टर्ड जिसको कहते हैं, वो करना चाहते हो तो ये कुछ इस फर्म पे अभी मेहरबान नहीं हुई है सरकार। ये यहां तक नहीं मामला आता है आशीष जी, मामला आता है कि अभी उन्होंने क्या किया, डॉलीगंज से, डॉलीगंज में सरकार का हेलीपैड है, उत्तराखंड सरकार का, और यहाँ मसूरी में तो इन लोगों का हेलीपैड है ही, जहां उतरेगा अभी। तो डॉलीगंज एयरपोर्ट से बाहर निकलो, वहां इनके हेलीकॉप्टर में बैठो और मसूरी के इस प्रोजेक्ट में आ जाओ, जॉर्जिया स्टेट में। उसके लिए उन्होंने बिना टेंडर का एक पायलट प्रोजेक्ट 6 महीने के लिए दिया। किसको दिया? इसी राजेश को दिया। और ऐसा ही नहीं दिया, लैंडिंग और पार्किंग की फी माफ। वाह। और 5,000 रुपए पर सीट सब्सिडी। डॉलीगंज से 2,500 रुपए में आप स्टेट में जाओ, आपके पॉकेट से 2,500 रुपए जाएंगे, उसके लिए उत्तराखंड 5,000 रुपए देगा। उत्तराखंड 5,000 रुपए खर्चा कर रहा है एक सीट पे, किसके लिए? रामदेव के लाला लिए। रामदेव के लिए। हाँ? क्योंकि वहां यदि ट्रैफिक ज्यादा है, मतलब ये कल आपने यदि एक अम्यूजमेंट पार्क शुरू किया आपके एक गांव में, और उत्तर प्रदेश सरकार फिर कहेगी कि आपको यदि आशीष चित्रान जी के फार्म पे जाना है देखने के लिए, तो यहां से आप हेलीकॉप्टर से जाइए, 1,000 रुपए में जाइए, बाकी पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो आशीष चित्रान जी कौन लगता है भैया उत्तर प्रदेश सरकार का? ये लूट है उत्तराखंड की जनता की। आज उत्तराखंड पे करोड़ों रुपए कर्जा है। हाँ। उत्तराखंड आज क्राइसिस में है फाइनेंशियली।
भाऊ हम और ये आपको 5,000 राष्ट्रीय और ये देते हैं, आपको याद होगा हाँ 5,000 रुपया दे रहा था, ये दे रही थी सरकार जब धराली हाँ में जो है आपदा हुई, तबाही हुई, लोग लापता हो गए और कितने गहरे उसमें मलबे में दबे थे लोग, पता नहीं चल रहा था। 5,000 रुपया 3 दिन बाद लेके गए थे कि, ना, कि, और कितना मोमबत्ती लुटवा के लेके गए। दोगे, कितना हाँ लुटवा के दोगे, कितना लुटवा हाँ के दोगे कि 5,000 रुपए उत्तराखंड सरकार देगी उस सीट पे। हाँ बोले हम्म, पायलट प्रोजेक्ट है 6 महीने के लिए। जब पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो तो उसकी निविदाएं नहीं निकलती, टेंडर नहीं हाँ निकलता। हाँ अच्छा ये भी 15 साल का एक्सटेंडेबल है, 15 साल, इसको 30 साल हो गया अभी हम्म, ये जो जॉर्ज स्टेट प्रोजेक्ट जो है वो 15 साल के लिए टेंडर था, एक्सटेंडेबल 15 साल, वो 15 साल एक्सटेंड भी हो गया, हाँ 30 साल के लिए हो गया। इसका मतलब यदि ये हुआ कैसा होगा, मैं अशोक देव हूं, लाला अशोक देव, हम्म, मेरी पहुंच है पॉलिटिकली, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बोलते रहता हूं। हम्म, तो मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि ये, मुझे किसी ने बोला कि भाई साहब वहां पे बहुत स्टेट है लंबी चौड़ी सरकार की, सरकार चला रही उसको, 23-23.5 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेके सरकार ने वहां कुछ बनाया है। हम्म, अरे सरकार से हम ले लेते हैं, फिर सरकार कहती है कि बताइए 1 करोड़ रुपए वहां सरकार को इनकम नहीं हो रही थी। हम्म, इनका पहले ही साल का टर्नओवर 6 करोड़ का है, हम्म, पहले साल का टर्नओवर 6 करोड़ का है। भाई मसूरी में आदमी जाएगा तो देखने तो जाएगा ना, हम्म, टिकट रेट तो मैंने बताई दिया आपको। हम्म, तो ये होता है कि फिर ये देना है बाबा अशोक देव को, फिर आप आशीष धामी है, आप सर्वे सर्वा है, हम्म, फिर आपस में कोई डील हो गया होगा कि अरे बाबा 1 करोड़ में क्या, ये तो ज्यादा में इतना, अरे आप तो अभी 1 करोड़ आ ले लो, बाकी अपन एडजस्टमेंट कर लेंगे। हम्म, ये ऐसा दिया जाता है लीज पे, 2 रुपए के लीज पे, 1 रुपए के लीज पे, हमने सुना है कई बार। हम्म, तो सबसे पहले टेंडर लीक किया गया, एक ही आदमी की 3 कंपनियों ने टेंडर डाला, हाँ और जो गैर कानूनी है, हम्म, और तीनों कंपनियां क्या है ये देखने के लिए आपको सिर्फ ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने किया है, इंडियन एक्सप्रेस के स्टोरी में बहुत सारे अधिकारियों से उन्होंने बात की, मेहनत बहुत हुई है। हाँ हाँ लेकिन आशीष जी, अशोक वानखड़े कितने कंपनी में डायरेक्टर है, आप सिर्फ अशोक वानखड़े का वो डिन नंबर उठा के देख लीजिए, आपको एक लाइन के अंदर जन्म कुंडली आ जाती है कि अशोक वानखड़े एक जमाने मुंबई में, में डाल के मतलब खाली गूगल पैदा होने में के 12 साल बाद, पहले जैसे ही वो 20 साल के हो गए, पहले इस कंपनी में डायरेक्टर बने, उस कंपनी में डायरेक्टर बने, उस कंपनी में डायरेक्टर बने, पूरा इतिहास आ जाता है आपका। हाँ रॉकेट साइंस नहीं है। दर्शकों हाँ में जो नेट खोलना जानते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कंपनी अफेयर्स में जाइए और ढूंढिए बालकृष्ण, ये सब सामने आ जाएगा। तो क्या अधिकारी ये देख नहीं पाए हम्म, कि एक ही कंपनी हो के कैसे 3 लोगों ने दिया? क्योंकि ये मिली भगत से हुआ, चुपचाप टेंडर दले, 3 में से एक ने 1 करोड़ बोला, बाकी ने 65 लाख बोला, एक ने 52 लाख बोला, अरे बहुत ही कम बोला, 1 करोड़ ज्यादा, 1 करोड़ 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3 हो गया, दे दिया। करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मसूरी में 142 करोड़ रुपए का, जिसका हेरिटेज वैल्यू है 1832 में बना हुआ जॉर्ज एवरेट स्टेट, जहां से हिमालय के दर्शन होते हैं, वो आपने 1 करोड़ रुपए साल के फीस पे दिया, मात्र 1 करोड़, 10, 11, 11.5, 12 लाख रुपए में महीने पे, 12 लाख रुपए महीने पे तो दिल्ली में कोठियों का किराया है आशीष जी। हाँ 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 एक 3 स्टार होटल भी है तो वो कम से कम 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए महीने का किराया लेता है, किसी चेन को चलाने देता है। तो ये इतनी जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट 1832 साल में 142 एकड़ में बनी हुई, जिसमें 23-23.5 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा किया, वो मात्र 1 करोड़ रुपए पे दी गई। और सरकार इसको जस्टिफाई कर रही है, भाई 1 करोड़ रुपए आ रहा है, जीएसटी भी मिल रहा है हमको उनपे। अरे क्या जीएसटी के लिए तुम क्या करोगे? चौवन्नी उठाने के लिए पॉकेट में से रुपया गिरा रहे हो क्या? ये इकोनॉमिक्स किसको समझा रहे हो?
और ये लाला रामदेव कह रहा है जो सत्य की बात करता है, राम की बात करता है। अरे राम वाम की तो बात करो ही मत प्रभु आप। राम हमारी भी आराध्य है, उनको बदनाम मत करो और अपमानित मत करो। राम सत्यवचनी थे, आप बहुवचनी है गुरुजी। पहले तो अवलंब विलोम क्या होता है, सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो। अरे ये पूरा जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट 142 करोड़ का एक सांस में अंदर ले लिए, बाहर ही नहीं आ रहा है, सारा अंदर ही एक्युमुलेट हो रहा है। ये किसी कांग्रेसी नेता ने किया होता अभी, या कांग्रेस सरकार में हुआ होता तो अभी ईडी पहुंच गई होती, हाँ बवाल। इनकम टैक्स पहुंच गया होता, हाई कोर्ट में रीट लगाई होती। तीनों कंपनियां अभी जांच में आ गई। तीनों वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट वाकई न्यायपालिका को थोड़ी रोशनी दिखाई रहा है। ऐसे में उत्तराखंड का कोई भी टैक्स पेयर जो टैक्स देता है उसको चले जाना चाहिए कोर्ट में कि भाई उत्तराखंड का मैं टैक्स पेयर हूं, इट्स माय मनी, ये सरकार की प्रॉपर्टी है। 23.5 करोड़ बैंक से लोन लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसकी वापसी भी होती होगी, उसकी वापसी मेरे टैक्स के पैसे से होती। सरकार ने लूटा कैसा दिया, कैसा 1 करोड़ में दे दिया। और ये 3 कंपनियां एक ही आदमी की कैसी इसमें पार्टिसिपेट होती है, होने कैसे दी। इट्स अ वायलेशन ऑफ ऑल एक्ट्स। इतने जगह पे कानून तोड़े गए हैं। टेंडर प्रक्रिया की तो जो मूलभूत शर्त है वही तोड़ दिया, धज्जियां उड़ा दी। अरे बाबा धज्जियां उड़ा दी। अरे बाबा कम से कम इन्होंने तो वो जो हमारे धारावी में हुआ तो कम से कम उन्होंने रीटेंडरिंग करवाया। रीटेंडरिंग करवाने में अडानी को ही दिलवाना था तो कंडीशन बदली। फिर कंडीशन बदलने के बाद वो मामला इतना फंस गया कि उसको लेके सिर्फ कंडीशन बदली नए टेंडर में, रीटेंडरिंग में, और एक कंपनी को जिसको पहली बार टेंडर मिला वो कंपनी बाहर हो गई टेक्निकल ग्राउंड पे ही। इसी चक्कर में सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा ये रीट एक्सेप्ट की है धारावी की। और आज धारावी के बारे में जो भी पैसा आता हो या जाता हो उसका अलग एस्क्रो अकाउंट, अलग अकाउंट खोलने के लिए बोला, और जिसकी निगरानी सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। ये भी न्यायपालिका में जाना चाहिए ये मामला। और ये जो है पेट गोल गोल हिला के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं ये ऐसे लोग, ये धंधेबाज लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, कोई कथावाचक अच्छी कथा बांटता है लेकिन रात को व्याभिचार करता है तो उसके कथावाचक होने की वजह से उसका व्याभिचार माफ नहीं हो सकता। रामदेव बाबा मैं अभी भी कह रहा हूं कि अच्छे योगा शिक्षक है। योगा शिक्षक अच्छे होने के मायने ये नहीं है कि उन्हें लाइसेंस मिलता है कि बाकी जगह फ्रॉड करे, बाकी जगह फरेब करे, ये लाइसेंस नहीं मिलता। और इसीलिए लताड़ खाते हैं, लगातार सर्वोच्च न्यायालय लताड़ दे रहा है। इनके प्रोडक्ट जग जगह फेल हो रहे हैं। इंडियन आर्मी के यहां प्रोडक्ट इनके सप्लाई बंद हो गए हैं क्योंकि प्रोडक्ट फेल हो गए। जो आदमी फेलियर प्रोडक्ट इंडियन आर्मी को भी देता है वो क्या देश की सेवा करता होगा। अरे जो सामान बेचने के लिए नफरत फैलाए उसकी बात क्या, सामान बेचने के लिए नफरत फैलाता है कि ये सामान बेचने के लिए नफरत फैलाता है कि ये मुसलमान क्या बनता है और हिंदू क्या बनता है। ये है हमारी, ये है योगा संस्कृति। योगा को इसने बाजारू बना दिया। मैं बता रहा हूं आपको आशीष, आपको योगा सीखना है आप झारखंड जाइए, मुंगेर में इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी है, वहां धंधा होने नहीं देते। योगा ये 1 to 1 सिखाने वाली बात है। 10 या 5 लोगों से ज्यादा को योगा नहीं सिखा सकते आप, क्योंकि योगा में एक पोस्चर आगे पीछे हो जाए तो गजब का ये होता है। और मैं इस अथॉरिटी से बोलता हूं। और योगा सीखने वाले लोग कैसे होते हैं, आज मैं व्यक्तिगत पर्सनल बात बता रहा हूं। मैं मेरे परिवार के बारे में बहुत कम बात करता हूं। मेरे सगे बड़े भाई अनिल वानखड़े बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में नाम था उनका, लेकिन उनको आर्थराइटिस की तकलीफ शुरू हो गई। वो वंश परंपरा से आई, मेरे मदर को भी थी पूरे शरीर की। जब उन्हें आर्थराइटिस की
तकलीफ चालू हो गई, तो उन्हें किसी ने बोल दिया कि आपको योगा ही इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन योगा के लिए आपको मुंगेर जाना पड़ा। मेरे बड़े भाई योगा गए, पति पत्नी दोनों गए, 1 साल मुंगेर में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो वापस आ गए तो उनमें एक मूलभूत परिवर्तन देखने को मिला। फिर एक बहुत बड़े रिसोर्ट केरला में, डोमिनिक का रिसोर्ट है, वो मुंगेर में गए कि हमारे यहाँ बहुत सारे फॉरेनर योगा सीखने आते हैं, तो हमें एक अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए जो अंग्रेजी भी बोलता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक स्टूडेंट योगा सीख के गया है, अनिल वानखड़े, वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भाषा पे उनका प्रभुत्व है, आप उनको बात करिए। तो वो बड़े भाई से मिले, बड़े भाई ने, पूरा हमारा कंबाइंड परिवार है, बड़े भाई ने सबसे मिलके पूछा क्या करना चाहिए। मैंने बोला जो आप उचित समझो। बोला मैं जाता हूँ। वो रिसोर्ट में गए। अब 5 स्टार रिसोर्ट था, वहां रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, योगा सिखाना, खुद योगा करना, और जो पैसे मिलते थे वो बैंक में। एक दिन मुझे बड़े भाई ने कहा कि मुझे मैं मुंगेर जाना चाहता हूँ, मैं जरा, मैंने कहा जाइए। और मेरे भाई ने जीवन में पहला काम किया जो किसी परिवार के आदमी को विश्वास में नहीं लिया। हम पूछ के तो मुंगेर चले गए, हमको लगा यूनिवर्सिटी में फिर से किसी को मिलना चाहते होंगे। वहां जाने के बाद वहां योगा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, उसको कहा कि मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि मैं योगा सिर्फ करोड़पतियों को सिखा रहा हूँ। अब्जोपति लोग आते हैं योगा सीखने, लेकिन योगा की जरूरत तो इस गांव के ग्रामीण क्षेत्र में है, गांव-गांव में है। तो उन्होंने कहा कि सही कह रहे हैं आप, तो क्या चाहते हो? तो बोले मैं गांव-गांव में जाके योगा सिखाना चाहता हूँ, बस आशीर्वाद लेने आया हूँ, और उसके लिए मैं परिवार छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने संन्यास लिया वहां। उनका नाम स्वामी योग चित्तम हो गया। और आशीष, वो दिन है और आज का दिन है, वो हमारे परिवार से बिल्कुल बिल्कुल दूर है। ना दिवाली ना दशहरा, फोन पे बात हुई तो हुई। कई सालों बाद वो फिर हिमालय गए थे मौन धारणा करने, मौन साधना करने। हिमालय गए थे तो रेलवे स्टेशन पे ही रुके हुए थे। तो मेरे बेटे को मिलना चाहते थे, तो मेरे बेटे ने उनको घर लेके आया, तो वो सिर्फ आधा घंटे के लिए घर आए। वो योगा में वो लोग होते हैं, वो बिना पैसे लिए गांव-गांव जाके योगा सिखाते हैं। गांव के लोग ले आते हैं, गांव में जाते हैं, योगा सिखाते हैं। लोग उनके चरण छूते हैं तो हाथ जोड़ते, बोले अरे मैं बाबा नहीं हूं भैया, मैं योगा शिक्षक हूं, प्लीज, मैं एक कारपोरेट सेक्टर से आया हुआ आदमी हूं, मैं सिगरेट भी पीता था, एक जमाने में मैं शराब भी पीता था, मैं कारपोरेट जीवन जगता था, एक कंपनी का सीईओ था, मैं बाबा नहीं हूं, कुछ बाबा नहीं हूं मैं, चरण मत छूइए, ना कोई आश्रम मेरे नाम से बनाइए। जाते हैं, किसी मंदिर में रहते हैं, उस गांव को योगा सिखाते हैं, अगले गांव वाले ले जाते हैं, वहां सिखाते हैं। ये दिनचर्या चल रही है। लोग हमको फोन करते कि ये आपके भाई है क्या? आज कर्नाटक में थे, कल ये आंध्रा में थे। तो योगा, हमने तो योगा वो देखा, हमने योगा का व्यापारीकरण नहीं देखा। नहीं तो अशोक वानखड़े को यहाँ बैठने की जगह नहीं होती। रामदेव से अच्छा बोलने वाले स्वामी योगी चित्तम है, और रामदेव से अच्छा योगा करके दिखाते हैं, क्योंकि वो योगा का मार्केटिंग नहीं करते आशीष। तो रामदेव योगा करते हैं नतमस्तक, आप लोगों के जीवन में योगा लाते हो नतमस्तक, लेकिन इसका मतलब आपको लाइसेंस नहीं मिलता फ्रॉड करने का। मेन बात यही है। मेरे व्यक्तिगत कई बार इस चीजों से व्यक्तिगत संबंध, मेरे बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध है उनसे, थे, जब तक वो कोविड के टाइम पे जो उन्होंने जो फ्रॉड किया और जो लोगों को गालियां देना शुरू कर दी, जब उनको बोला कि वो एटीएम है एक किसी राजनीतिक दल के लिए, तब से उनको बुरा लगा। ठीक है, यदि पत्रकारिता में हूं तो व्यक्तिगत संबंध तो मैं नहीं रखता। मेरे बारे में तो लोग कहते हैं कि इसको कुछ बताना ही गलत है, ये कब बोल देगा टीवी पे बता नहीं सकते, कब बोल देगा कैमरे के सामने, क्योंकि बोलना ही है, क्यों रखूं मैं, नहीं रखा जाता अंदर। यदि किसी का विद्रूप चेहरा है तो सामने आता है, दोस्त है करके नहीं आप डाल सकते किसी। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो आशीष, इसीलिए मैंने कहा कि ये आदमी, ये फ्रॉड है, और ये लगातार कभी जमीन के घपले आ जाते, कभी प्रोडक्ट फेल आ जाते, सर्वोच्च न्यायालय से लताड़ पड़ती है। 12 महीना एक आदमी 12 महीना विवाद में रहता है, हर समय विवाद हाई में कोर्ट रहता है। में डांटा हाँ, जा रहा है। ये बेशरम देखिए, पामेरियन चैनल्स की, न्यूज़पेपर्स की,
मजबूरी हो सकते हैं बाबा रामदेव, क्योंकि बाबा रामदेव सबसे बड़ा विज्ञापन दाता है। हाँ। कईयों की दुकानें रामदेव से चल रही है। हाँ। उनके लिए वो बाबा मुबारक हो सकता है। हमें ना किसी का विज्ञापन चाहिए। आज हम इंडियन एक्सप्रेस पे सैल्यूट करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर बिल्कुल पहले पन्ने पे लीड ली है, लीड खबर ली है उन्होंने। और ऐसे भ्रष्टाचार सामने लाते रहने चाहिए। ये उत्तराखंड के साथ न्याय होना चाहिए, उत्तराखंड के जनता के साथ, क्योंकि ये धामी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी या संघ की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये वहां के हाँ। टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ रुपए महीने पे साल पे दे दी। नहीं, केशव कुंज देना है दे दो, रामदेव को केशव कुंज दे दो, सब दे दो, नागपुर वाला दे दो, दिल्ली वाला दे दो, जो अभी नया 7 स्टार बना है वो दे दो। उससे हमें दिक्कत नहीं, हम कोई डिबेट नहीं करने आएंगे, कोई डिबेट नहीं। हमें क्या मतलब भैया, मोहन भागवत का है अपना, देव बांटो सब। लेकिन जब आप राज्य की संपत्ति, जनता की संपत्ति, टैक्स पेयर्स के पैसे जहां लगे हैं, उन चीजों को बांटोगे तो उसको तो सामने लाया हमेशा जाएगा। हम कहते हैं कि ठेकेदारों का नेक्सस होता है, बिल्डर का नेक्सस होता है नेताओं के साथ, माफिया का नेक्सस पुलिस वालों के साथ, नेताओं के साथ। ये बाबाओं का नेक्सस हो गया आशीष। सारे बाबा धंधेबाज हो गए, हर बाबा अपना प्रोडक्ट बेचता है। श्री रविशंकर वो प्रोडक्ट लेके आया, आसाराम बापू काजल बेचता था, अब वो काजल लगा कि खुद ही ढूंढ रहा है अपने भविष्य को। हर बाबा की अपनी दुकानें खुल गई है, हर बाबा आयुर्वेद में आया है। लेकिन एक बात है, आध्यात्म, योगा, आयुर्वेद, ये सब अलग अलग विधाएं हैं। इन्होंने एक दूसरे का मार्केटिंग करने का ये एटीएम खोल के रखा है। कोई शॉप होती है ना आशीष जी, जिसमें चाइनीज भी मिलता है, साउथ इंडियन भी मिलता है, इंडियन भी मिलता है, नॉर्थ इंडियन भी मिलता है। उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी का कुछ नहीं बना सकता, वो सब भेल बना के देता है। वैसे ये आध्यात्म भी बेचते हैं, ये योगा भी बेचते हैं, ये टूथपेस्ट भी बेचते हैं, जीन्स भी बेचते हैं, और अब ये जमीर भी बेचने लगे हैं अपना। ये काम आदमी जमीर बेच के ही करता है कि उत्तराखंड जैसा राज्य, अरे 1 करोड़ नहीं, इसको हम एक काम करते हैं, 1 करोड़ रुपए महीना करते हैं, या इसको 5 करोड़ रुपए महीना करते हैं, लॉस सहन कर लेंगे। अभी बाबा रामदेव के पास इतना पैसा है कि लॉस झेल सकते हैं, लेकिन मेरे उत्तराखंड को फायदा होगा। 5 करोड़ रुपए महीना होना चाहिए था, 60 करोड़ रुपए साल का होना चाहिए था। तो लगता है कि कुछ बाबा की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। ये तो लूट खसोट में लगे हैं। नहीं, हम लोग देश से समझते हैं, हम भारतीय, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूं, हम लोग समझते ही देश से हैं। सबका रविशंकर से लेकर सबने जो किया, उसमें ये और उस पूरे चैप्टर को और इन्होंने काला पेंट किया है। ये ऐसा तो ये पहला सबसे ज्यादा व्यापारी जो दूसरे को गाली दे करके, दूसरे के प्रोडक्ट खराब है ये विज्ञापन करके, वीडियो आता है, ऐसा एक प्रोडक्ट है बाजार में, कौन बनाता है, उसका पैसा मदरसे में जाता है, हमारा पियो शरबत, बताओ, अरे इसीलिए पी ले तुम्हारा शरबत, नहीं पीना तुम्हारा शरबत, उसी मुसलमान का पियेंगे हम शरबत। आज तक उसी का सब हिंदू पी रहे थे, इतने दिन में तो नहीं सनातन खत्म हो गया शरबत पीने से। ये इतने निकृष्ट हैं, अदालतें फटकार के छोड़ देती है, बेशर्मों को कोई फर्क पड़ता नहीं। अदालत में कितनी बार माफी मांग चुके हैं सब, माफी मांगने, ये सब सावरकर से कंपटीशन कर रहे हैं कि सावरकर को पीछे, और रामदेव ने पीछे छोड़ दिया है सावरकर को, आगे इतिहास में लिखा जाएगा सावरकर को पीछे छोड़ दिया है रामदेव। खैर, सारे तथ्य भी आ गए हैं और कार्यक्रम भी फिर हो गया 38 मिनट। तो हमें इजाजत दीजिए, हम फिर लेकर के आ रहे कार्यक्रम, वो कार्यक्रम जो इस देश के, जिसको कहा जाता है ना, जिसको वनवासी कहते हैं संघी, वो नहीं है वनवासी, वो है आदिवासी। उन्हीं को कई बार कहा जाता है मूल निवासी, और हमें भी कहना हो तो हमें गुरेज नहीं है, हमें उनके सामने हाथ जोड़ना हो तो हम, क्योंकि वही जल जंगल जमीन के रक्षक हैं। हम लोग तो भक्षक हैं भाई, हम भक्षक हैं, वो रक्षक हैं। मोदी जी बहुत बुरे फंसने वाले हैं, उनके साथ जो धोखा किए हैं उसका हिसाब किताब होने वाला है, अगला कार्यक्रम उस पर लेकर आ रहे हैं हम। इजाजत दीजिए अभी, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।